नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुं नमो सुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा देहानंद अपार। आचार्य कुंदकुंदे विरचित समय सार परमागम। आचार्य अमृत चंद्रकृत आत्मख्याति टीका सातवीं गाथा, छठवीं और सातवीं गाथा, दोनों गाथा के आधार से सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्ग, आत्मध्यान जिससे लक्ष्य से होता है, ऐसे आत्मा के स्वरूप की चर्चा चल रही है। प्रयोजन है आत्मध्यान का, प्रयोजन है आत्मध्यान श्रद्धापूर्वक सम्यक दर्शन का, मोक्ष मार्ग का, और इन सब के पीछे भी प्रयोजन है निराकुल अतीन्द्रिय आनंद का। निराकुल सुख प्राप्त करना ये मूल में प्रयोजन है, और ये प्रयोजन जिसके लक्ष्य से सिद्ध होगा उसकी चर्चा चल रही है। कभी कभी विकल्प आता है, इतनी सूक्ष्मता में जा रहे हैं लेकिन एक त्रियंच भी सम्यक तो प्रकट कर लेता है, नरक का नारकी भी सम्यक तो प्रकट कर लेता है, कहाँ उसके सामने इतनी सारी चर्चा, इतना सारा झंझट, इतने सारे भेद प्रभेद, इतने विकल्प कहाँ रहते हैं? तो फिर हमें क्यों? घड़ी देखना हो ना, क्या प्रयोजन है? समय मालूम करना। और वो पिताजी ने बेटे को समझा दिया था और समझ गया था, और आराम से घड़ी देखता और समय पता करता, कोई झंझट नहीं थी। एक दिन जिज्ञासावश कैसे भी घड़ी को खोल लिया, पूरा अंदर से पुर्जे पुर्जे अलग कर लिए। अब कौन सा पुर्जा कहाँ लगेगा, कैसे बैठेगा, ये अब पूरा समझना पड़ेगा। अब वो पुर्जे बराबर यथावत वहीं के वहीं सेट करेगा तो ही फिर से जो उसका प्रयोजन है समय देखने का वो पूरा हो सकेगा। नहीं तो एक पुर्जा भी यहाँ से वहाँ लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। हमारे सामने भी वही स्थिति है। पर द्रव्य से भिन्न देह में विराजमान चैतन्य जो एक सहज जानने रूप संवेदन हो रहा है, बस उस जानने रूप संवेदन संचेतन को पकड़कर यह मैं हूँ, वो अपने आप उसमें, वो नास्ति में तो सब, चूँकि अभी स्पष्ट रूप से देह पकड़ में आ रही है, स्त्री पुत्र कुटुंब इत्यादि के प्रति उसका जो मोह है वो स्पष्ट ख्याल में आ रहा है। इनके द्वारा अपना अस्तित्व समझता है, इनको अपना जानता है, देह को यही मैं ऐसा समझ रहा है।
इस देह से भिन्न वो एक जानन जानन सहज अंदर जो है, इतना भेद विज्ञान होकर भी सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तुष्मासम गोसंतो, वो जहाँ उन्हें सात तत्वों के नाम स्मरण नहीं रह सकते थे, तो वहाँ इतनी बारीकी में जाकर के द्रव्य गुण पर्याय के भेद कैसे ख्याल में रह सकते हैं। लेकिन वो देह से चैतन्य, वो चैतन्य है, वो मैं हूँ, इतना पर्याप्त है। घड़ी देख करके समय देखना सीख लिया है, प्रयोजन पूरा हो रहा है। लेकिन घड़ी खुल गई, कोई भी चीज़ खुल गई, तो फिर आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। जब आप वस्तु स्वरूप को पूरा समझ रहे हैं, द्रव्य गुण पर्याय पूरा बिल्कुल एक एक समझ लीजिए, उसके अंतर की संरचना पूरी, द्रव्य की अंतरंग की पूरी संरचना समझ रहे हैं, तो अब आपको पूरा बारीकी से समझना पड़ेगा। नहीं समझे, इससे अच्छा तो शिवभूति ही है, उतना ही हो। शिवभूति अपने विकल्पों को और जगह भी ज़्यादा उलझाते नहीं थे। चाहे वो त्रियंच हो सम्यक प्राप्त करने वाला, चाहे नारकी हो, वो मोबाइल के सारे फीचर नहीं जानता था। मोबाइल में कितनी बारीकी होती है, कौन सा ऐप क्या काम करता है, क्या कैसे कैसी बारीकियाँ होती है, वो त्रियंच नहीं उलझता था, नहीं वो नारकी उलझता था। यदि हम इन सब में उलझ रहे हैं, व्यापार धंधे में, कल कारखानों में, जो जो जिसका जो कर रहा है, घर गृहस्थी में, क्या हमारा सूक्ष्म चिंतन होता है। बैठ करके जहाँ कहीं, जैसे परिवार में हो ना, आप बैठो, एक एक का पूरा कच्चा चिट्ठा आप खोल के रख सकते हो, और वो बोल रहा है, उससे आप समझ सकते हो वो क्या कहना चाहता है, वो पीछे क्या हुआ था, अब भविष्य में क्या करने वाला है, वो आप सब समझ लेते हो उतने से। एक वाक्य भी यदि वो बोल रहा है उतने से, क्यों? क्योंकि आप उसे पूरा जानते हो बारीकी से। जब इन सारी चीज़ों में हम अपनी बुद्धि लगा सकते हैं, तो फिर यहाँ भी बुद्धि लगानी पड़ेगी। जैसे जितने भेद प्रभेद से फैलाव हमने अपनी बुद्धि का पर में किया है, उसी तरह से अपने स्वद्रव्य को भी ऐसे फैलाव से समझना पड़ेगा। वो फैलाव तभी जाएगा जब ये फैलाव ख्याल में आएगा, पूरा वो निकल करके ये आना पड़ेगा। जब आपकी बुद्धि है तो ये बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। ये अल्प बुद्धि उनकी बात है, हो सकता है, लेकिन जब हम बुद्धि का अन्यत्र इतनी बारीकी से उपयोग करते हैं, तो यहाँ भी बारीकी से समग्रता से हमें समझना पड़ेगा। अभी जितनी चर्चा हुई उसके अनुसार प्रवचन सार का जो उद्धरण चल रहा था, उसमें दो शब्द आए, एक वस्तु और दूसरी वृत्ति। वस्तु चूंकि अभी यहाँ एक साथ है, अपने घर को आप जाकर के देख सकते हो कि कहाँ ड्राइंग रूम है, कहाँ किचन है, कहाँ बेडरूम है, कहाँ लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं, कहाँ स्टोर रूम है, पूरा का पूरा एक साथ आप देख सकते हो, है वो आपके सामने। और ये घर जब बना नहीं था तब, इसी स्मारक भवन की कल्पना करो ना, जब ये नहीं था तब कैसी ज़मीन थी, क्या था यहाँ पर, जंगल कैसा होगा, फिर ये बन गया।
अभी जिस स्थिति में है वो हम एक साथ बराबर देख रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा इसका, अभी मैं इतना कहा उतने में मैं जब से वहाँ से प्रवेश किया था ना, तब से लेकर के क्या क्या बदल गया वो घूम गया पूरा दिमाग में, कैसा था पहले और अब कैसा हुआ, क्या क्या परिवर्तन हुआ। अब वो परिवर्तन अभी हमारे सामने नहीं है, वो परिवर्तन अभी नहीं है, भूतकाल का नहीं है, भविष्य का नहीं है, सिर्फ अभी वर्तमान है। वृत्ति से, वस्तु से वृत्ति को इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि वस्तु सामने है। प्रदेश जो है ना, असंख्यात प्रदेश, क्षेत्र, वो एक साथ विद्यमान है, उससे जो नहीं है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वृत्ति है वो पूरी हमारे सामने नहीं है, भूतकाल की नहीं है, भविष्य की नहीं है, सिर्फ एक वर्तमान है। इसलिए वो वस्तु के माध्यम से वृत्ति को समझाने की कोशिश करते हैं। जब हम टोडरमल स्मारक भवन कहते हैं तो क्या क्या आता है इसमें, आपसे पूछा जाए कहाँ रहते हो, टोडरमल स्मारक भवन में, तो कोई ये कल्पना कर सकता है कि ये हॉल है ना, ये हॉल में किसी कोने में रहते होंगे। स्मारक भवन, भवन तो यही है। अकेले भवन में कैसे रहते हो, ये तो बहुत बड़ा हॉल, उसमें कैसे रहते हो? नहीं, वहाँ कमरे भी बने हुए हैं। तो ये बोलो ना, कमरे में रहते हो, भवन में क्यों रहते हो? भवन में रहते हो क्यों कहते हो? नहीं, वो सब टोडरमल स्मारक भवन है। कोई कल्पना करेगा टोडरमल स्मारक भवन कहते उसको पंचतीर्थ मंदिर याद आवे, कहले मंदिर में रहते हो, मंदिर में? कहले नहीं, मंदिर में नहीं, अलग कमरे बने हुए हैं। वो इस पूरे को ही भवन कहा जाएगा। भवन कहने में ये सब एक साथ आएगा, और फिर अलग अलग कहोगे भवन कितना बड़ा है, क्या क्या बना हुआ है उसमें, तो फिर वो भेद डाला जाएगा। और जब भेद डालेंगे तो मंदिर बिल्कुल अलग है, ये हॉल बिल्कुल अलग है, निवास के कमरे बिल्कुल अलग है, भोजनशाला बिल्कुल, सब बिल्कुल अलग अलग है। सब अलग अलग होते हुए भी सब भवन है। क्यों? यहाँ की भाषा से कहेंगे तो वो भवन टोडरमल स्मारक भवन से अनुस्यूत है, पूरे अनुस्यूति से रचित ये पूरी वास्तु है। टोडरमल स्मारक भवन की अनुस्यूति से रचित ये पूरी वास्तु है, इसलिए सब भवन है पूरा। समझ लो, स्वागत कक्ष से लेकर के पीछे चौकीदार की कोठी तक, इसके बीच में जो जो भी बना हुआ है वो सब उसके अंदर आ गया, सब भवन कहलाएगा। फिर भेद करोगे तो फिर अलग अलग कहलाएगा, और जब वो समझाने का प्रयोजन होगा तो उस हिसाब से भी समझाया जाएगा। पूरे एक तरह से कहा जाएगा तो एक भवन के रूप में भी कहा जा सकेगा। इसी तरह कह रहे वृत्ति भी जितनी है, उस वृत्ति में भी स्वर्ण जयंती मना रहे हैं 50 वर्ष। अब वो समझ लो वहाँ से जैसे बनना निर्माण प्रारंभ हुआ था, पहले मोक्षवार प्रकाशक पुराना यदि प्रति मिले ना, जो उसके प्रारंभ में फ़ोटो लगी हुई है, वाह, उस समय भी रंगीन फ़ोटो जैसे भी छपती हो उतना तो डेवलप नहीं था, लेकिन फिर भी रंगीन फ़ोटो भवन का लगा हुआ है। बाउंड्री वाल भी अभी थोड़ी अधूरी सी बनी हुई है, और उससे लेकर के पूरे भवन का चित्र लिया हुआ है सामने से। अब वहाँ से लेकर के जितने परिवर्तन होते गए वो सारे फोटो यहाँ लाइन से लगा दिए जाए, 50 वर्ष के 50 एक वर्ष में सभी लगाए जाए, यहाँ से वहाँ तक। ये किसकी फ़ोटो है? टोडरमल स्मारक भवन की। उन सबको टोडरमल स्मारक भवन ही कहा जाएगा, क्योंकि वहाँ से लेकर पूरे अभी और अभी नहीं, अभी भविष्य तक और जिस इसका जो कुछ भी परिवर्तन होगा वो सब में टोडरमल स्मारक भवन वो एक अनुस्यूत है। अब फिर भी कहेंगे कि वो 50 साल पहले वाली फ़ोटो रखे सामने और कहे कि इसमें वो पंचतीर्थ ऊपर तो दिख नहीं रहा है,
प्रतिमाएं तो ऊपर दिख नहीं रही है, वो देखेगा। नहीं, ये पहले की है, इसमें तो गेट तो दिख नहीं रहा है। ये उसके बाद ये जो क्रम आगे आगे आएगा, वहाँ देखोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन भवन सब में रहेगा, भवन पूरे में रहेगा। ये सब टोटल स्मारक भवन है, कितने भी परिवर्तन होते जाए तो भी भवन है। वहाँ कहेंगे वहाँ भी वो उस वृत्ति में, वो परिवर्तनों में वो अनुस्यूत है। जैसे यहाँ क्षेत्र में वह अनुस्यूत है, वो एक सा, ऐसे उसमें भी वह अनुस्यूत है। तो ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य, अभी आत्मा की बात चल रही है, प्रत्येक द्रव्य भी अपने प्रदेशों में, इसको तिर्यक सामान्य कहा, प्रदेश को तिर्यक सामान्य कहा, यहाँ विस्तार शब्द दिया, ये विस्तार सामान्य, और इसी को कहा वस्तु। और ये वस्तु की समग्रता, और ये जो वस्तु की समग्रता है ये क्षेत्र की अखंडता है। ये समग्र वस्तु एक साथ, मैं टोडरमल स्मारक भवन में रहता हूँ ऐसा जब कहता हूँ तो मैं इस भवन की समग्रता एक साथ लेता हूँ, भले ही कहीं रहूँ लेकिन एक समग्र लेता हूँ तो अखंड ही कहा जाएगा। ऐसे ही वृत्ति की समग्रता, जो परिवर्तन, जो परिणमन, जो पर्याय जो निरंतर हो रहा है उसमें भी समग्रता, वो वृत्ति की समग्रता काल की अखंडता है। वृत्ति की समग्रता वो काल की अखंडता है। तो वस्तु वृत्ति, वृत्ति की समग्रता, उस वस्तु को भी ये कहा, वस्तु चूंकि विस्तृत है इसलिए वह विस्तार है उसका, और वो जो विस्तार का क्रम, वो उसमें भी अनुस्यूत शब्द दिया, अनुस्यूति से रचित विस्तार, अनुस्यूति से रचित विस्तार, और उसका क्रम पड़ेगा। यदि विस्तार का क्रम डालोगे तो फिर वहाँ प्रदेश खड़े होंगे, क्षेत्र की अपेक्षा से प्रदेश खड़े होंगे। ऐसे ही वृत्ति की समग्रता, वो जो वृत्ति की समग्रता है, उस वृत्ति की समग्रता में विस्तार कहा था, दूसरा कहा था प्रवाह, दूसरा शब्द था प्रवाह। जो वृत्ति है प्रवाहित होती है, वस्तु है विस्तृत होके रहती है, प्रदेश में विस्तृत होके रहती, फैल कर रहती है, और वृत्ति है वह प्रवाहित होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, वो इसलिए उसको प्रवाह कहा। तो वो जो प्रवाह है उसमें क्रम पड़ेगा, क्रम डाला जाएगा। वो जो क्रम होगा वो क्रम डाल करके उसके 1, 2, 3 ऐसा अलग अलग पृथक पृथक भेद विकल्प खड़े कर दिए जाएंगे तो वो कहलाएंगी पर्याय। वहाँ पर वो प्रदेश है तो ये पर्याय है, इनको पर्याय कहा। यहाँ भी पर्याय शब्द का प्रयोग नहीं है, परिणाम शब्द का प्रयोग किया है। उसको प्रदेश कहा है और इनको परिणाम कहा। इसलिए कहा है क्योंकि वो सबके भेदों को पर्याय कहा जाना है, इसलिए ये कालवाची। वो तो अभी बिल्कुल ऐसा रूढ़ हो गया लघु सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ने के कारण से, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। इसलिए वो जो परिणमन है, परिणाम है, वो पर्याय अर्थ में रूढ़ हो गए हमारे लिए, इसलिए वो वही ध्यान में आने लगा। लेकिन प्रवचन सार में कहते पर्याय शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे उसके लिए, वो परिणाम कह रहे। वो अलग 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 परिणाम, वे जो अलग अलग भले ही परिणाम हो तो आप उन जैसे भिन्न भिन्न प्रदेशों को नहीं देखो, समग्र वस्तु को देखो, तो वो जो उसका पूरा विस्तार है, वो पूरा का पूरा एक साथ विस्तार, वो अखंड है, उसमें प्रदेश भेद नहीं दिखाई देंगे, समग्र वस्तु। ऐसे ही परिणामों को समग्रता से देखो, एक प्रवाह देखो, पूरा का पूरा एक प्रवाह देखोगे तो वह अखंड दिखेगा, वो वृत्ति भी समग्र दिखेगी। जैसे वस्तु समग्र है ऐसी वृत्ति भी समग्र है, तो वृत्ति की समग्रता एक प्रवाह रूप से। पानी की धारा कोई भी बनेगी पानी के बूंदों से ही बनेगी ना। नल में
पानी एक एक बूंद करके टपक रहा है, एक एक बूंद करके टपक रहा है, तो आप उसे धारा कहेंगे क्या? धारा कहेंगे। एक बूंद, फिर 1 सेकंड बाद दूसरी, फिर 1 सेकंड बाद तीसरी, तो आप उसे धारा कहेंगे क्या? ये धारा तो नहीं कहेंगे। फिर आप वो धारा कब कहेंगे उसे? कि लगातार, बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं हो, बिल्कुल भी। अब गैप नहीं, नल खोला, बिल्कुल एक लगातार पानी की धार आ रही है। अब वो जो पानी की धार आ रही है उसमें बूंदे अलग अलग है कि नहीं है? उसमें बूंदे अलग अलग है कि नहीं है? बिल्कुल पानी की बूंदे बिल्कुल अलग अलग है, अलग अलग है, लेकिन अभी हम उसे समग्रता में देख रहे हैं, उन बूंदों को एक साथ देख रहे हैं। उनमें जो गैप है उसको न देखते हुए, यहाँ का जो शब्द ना अनुस्यूति, प्रवाह, प्रवाह है और एक साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा प्रवाह भी तो हो सकता है ना। जैसे 100 नल लगे हुए हों और 100 नलों में एक बूंद उसमें टपके, फिर इसमें, ये तीसरी, उसी लाइन में, जैसी धारा एक साथ आ रही है ना, बिल्कुल उसी धार में ही, लेकिन वो पहले की यहाँ आ रही, दूसरे की यहाँ, तीसरी की यहाँ, चौथी की यहाँ, पाँचवीं की यहाँ, छठवीं की यहाँ, तो ये भी तो एक धारा बन रही है ना। वहाँ से लेकर जमीन तक, नल से लेकर के जमीन तक 100 नलों में ऐसी धारा हो सकती ना, लेकिन वो धार नहीं कहलाएगी, वो फिर भी बूंद कहलाएगी। नहीं, पूरी नल से लेकर के जमीन तक है पूरी की पूरी, लेकिन अलग अलग है, वो नहीं कहलाएगी। अनुस्यूत होना चाहिए, ये एक दूसरे से, एक ही नल से निकलते हुए उन सारी बूंदों में बिना गैप के एक पूरी अनुस्यूत प्रवाह, एक प्रवाहमान होना चाहिए, एक प्रवाह लगातार, तो हम धारा कहेंगे। है किसकी धारा? वह पानी की बूंदों की है। बिना बूंदों के धारा बना दूं, कैसे होगी? पानी की एक बूंद नहीं होना चाहिए और धारा बने। धारा बनेगी किससे? कि बूंदों से बनेगी। तो बूंदों को अलग अलग कर दो तो धारा कैसे बनेगी? तो ये इसलिए वो बूंदों की समग्रता, बूंदों की लगातार अनुस्यूति, वो पूरी एक साथ लगातार है बहते हुए। इसलिए कल का जो अंतिम पैराग्राफ था, नित्य शब्द कहने का मतलब क्या? काल की अपेक्षा वस्तु नित्य है, स्वकाल की अपेक्षा वस्तु नित्य है, वो काल की अखंडता है। नित्य माने वस्तु सदैव है कि नहीं? सदैव है इतना नहीं है, क्योंकि नित्य कालवाचक है, द्रव्य सदैव है, क्योंकि वह सत है। तो वो है, वो सत्ता के कारण है, अस्तित्व के कारण से ना, उसका अस्तित्व गुण है, उसके कारण से है। लेकिन नित्य क्या है? कि नित्य है परिवर्तन, माने निरंतर परिवर्तित होते रहना। क्या शब्द दिया था इसमें? वस्तु की सदा उपस्थिति मात्र नहीं, कि प्रवाह की निरंतरता। प्रवाह बहता हुआ ही द्रव्य कहला सकता है। द्रव्य की परिभाषाएं, लक्षण पंचास्तिकाय वगैरह में जो दी, उसमें द्रवती ऐसे ही दिया, द्रवती, और भूत भविष्य काल के साथ लगा दिया उसे। अदुद्रवत, द्रवती, द्रोष्यति, स्वगुण पर्यायान। अदुद्रवत पहले बह चुका, द्रवती अभी बह रहा है, और भविष्य में बहेगा निरंतर। वो प्रवाह रूप है, लेकिन वह प्रवाह की निरंतरता। तो प्रवाह की निरंतरता है तो नित्यता है। वो इसीलिए अपने यहाँ सत का लक्षण, सत, सत्ता, तो ध्रुव, सत्ता माने ध्रुव के लिए नहीं, सत्ता माने ध्रुव नहीं है। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद वे ध्रुव। और इसी गाथा में इसलिए त्रिलक्षण परिणाम पद्धति कहा है। वो परिणाम त्रिलक्षण या सत्ता जो है वो त्रिलक्षण वाली है। उत्पाद सत, व्यय सत, गुण सत, ये तीनों रूप है। ध्रुवता बिना उत्पाद व्यय के नहीं बन सकती। ध्रुव के बिना उत्पाद व्यय नहीं बन सकता। माने उत्पाद व्यय है तो ध्रुव है,
ध्रुव है तो उत्पाद व्यय है, ये तो एक दूसरे से विरुद्ध है। कैसे? अरे इसी से तीसरी गाथा में टीका में लिखा अमृतचंद्राचार्य ने, विरुद्ध विरुद्ध कार्य हेतु तया विश्वम अनुगृह्णन्ता, विरुद्ध अविरुद्ध कार्य की हेतुता से सारे विश्व का उपकार कर रहे हैं। विरुद्ध अविरुद्ध कार्य में ही लिया, उत्पाद व्यय विरुद्ध कार्य है और ध्रुव अविरुद्ध कार्य है, और इस कार्य की हेतुता से समय, सभी छहों द्रव्य, इन्होंने सारे विश्व को टिका के रखा है। अकेले ध्रुवता से नहीं टिका सकता, अकेले उत्पाद व्यय से नहीं टिका सकता। बहुत सारी गाथाएं हैं, वो पंचास्ती गाय का फिर प्रकरण उस पर चला जाएगा। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, ये पूरा वस्तु स्वरूप है। चूंकि ध्रुव माने क्या? ध्रुव माने हम समझते सदा रहना, सदा रहना। सदा रहना का मतलब क्या? और जब जब भी गुरुदेव के भी शब्दों में पुनः पुनः जब आत्मा की बात आती है, त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव, तो त्रिकाली कह रहे ना, तो त्रिकाली का मतलब क्या? भूतकाल में था, वर्तमान में है, भविष्य में होगा। और इसे ही कहते हैं आत्मा है। आत्मा है शब्द किसका वाचक है? वर्तमान का वाचक है कि त्रिकाल का, कि दोनों का वाचक है? भूतकाल में भी है, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी है। वो है, वो था, होगा, ऐसा नहीं। वर्तमान में हम त्रिकाल कहना चाहते तो है शब्द का ही प्रयोग करना पड़ेगा। है, वो है, ध्रुव है ना, तो भूत में था, वर्तमान में है, भविष्य में होगा। भूतकाल से वर्तमान में उत्पाद व्यय किए बिना कैसे आया, और वर्तमान से भविष्य में बिना उत्पाद व्यय किए कैसे जाएगा? जाएगा कैसे? इसलिए वो त्रिकाल यदि है तो उत्पाद व्यय करते हुए चलना। समय परिवर्तित हो रहे हैं, लोक में भी ये कहा जाता है, जो समय के साथ नहीं चलेगा वो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए समय के साथ साथ चलना पड़ेगा। तो समय तो प्रति समय चल रहा है ना, उसके साथ द्रव्य चले तो कैसे चलेगा? उत्पाद व्यय करते हुए चलेगा तो त्रिकाल बना रहेगा। इसलिए प्रवाह की निरंतरता, नदी तभी कहलाएगी बहती रहे। लोक में कहा भी जाता है, चलती का नाम गाड़ी, बहती का नाम नदी। वो बहते हुए हो तो नदी, निरंतर बहती रहे तो नदी। ऐसे प्रवाह की निरंतरता होनी चाहिए, और प्रवाह की निरंतरता उसका नाम नित्य है। नदी स्थिर है कि बह रही है? नदी स्थिर है कि बह रही है? वो बहते हुए इस हिसाब से स्थिर है। नहीं तो ये कहेंगे कि साहब यहाँ तो नदी बहती थी पहले, क्या हो गया पता नहीं कहाँ है, गायब हो गई अब तो। यहाँ खोज रहे हैं राजस्थान में कौन सी सरस्वती, कौन सी गुप्त रूप से नीचे बहती थी, अब उसको खोज रहे हैं इस राजस्थान में कहाँ है। तो वो ऐसा नहीं है, निरंतर बहती हुई है, वो बहना ही उसका अस्तित्व है। ऐसे वो प्रवाह की निरंतरता, जब वो प्रवाह की निरंतरता ही नित्यता है और वो नित्यता दृष्टि के विषय में शामिल है, तो काल की अपेक्षा से खंडित कहाँ हुआ? तो पूरा का पूरा काल की अपेक्षा से अखंडता उसमें आई। तो वृत्ति की समग्रता, प्रवाह की निरंतरता, और एक शब्द क्या, अनुस्यूति से रचित प्रवाह, वो ये इन सारे शब्दों को भाव समझने की कोशिश करेंगे तो काल संबंधी अखंडता बराबर ख्याल में आएगी। उसके बाद अब ये कहा था कि पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल नहीं है, लेकिन जो अभी इतना विश्लेषण किया प्रवचन सार के आधार से, उस हिसाब से तो पर्याय फिर शामिल हो गई। और शामिल हो गई तो फिर वो जो दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं होती वाली बात तो तथ्य गलत हो गया। वो प्रश्न खड़ा करके उसका समाधान कर रहे हैं। इस प्रकार काल की अखंडता को सुरक्षित रखने से द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्य में, अर्थात दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं हो जाएगी। क्या, कैसे शामिल होगी? क्योंकि
परिणामों के अन्वय को ही तो काल की अखंडता कहा जा रहा है। जैसे प्रदेशों का अन्वय वो वस्तु की समग्रता है, वह क्षेत्र की अखंडता है, ऐसे ही परिणामों का अन्वय, परिणामों के व्यतिरेक थे एक परिणाम, जिसके कारण से उनको अपन पर्याय कहते हैं। वे अलग अलग पर्याय हो रही थी, और जो वस्तु प्रदेशों का अन्वय की जगह वो उनका व्यतिरेक कर दिया जाए, विस्तार का यदि व्यतिरेक कर दिया जाए तो एक प्रदेश खड़े हो रहे थे। तो प्रदेशों में अन्वयपना देखा तो वस्तु पूरी समग्र एक अखंड हो गई, क्षेत्र की अखंडता हो गई। ऐसे ही अनुस्यूति से रचित प्रवाह कहा तो परिणामों में अन्वय देखा गया, तो परिणामों का अन्वय तो वो काल की अखंडता हुई। जब परिणामों का अन्वय दृष्टि के विषय में आ गया तो परिणाम ही तो आ गए ना। परिणामों का अन्वय तो सारे परिणाम आ गए उसमें, वर्तमान पर्याय को भी आप अलग नहीं कर पाएंगे, वो भी उसमें शामिल हो गया। जबकि बार बार ये कह रहे कि वर्तमान पर्याय अलग रह करके विषय करती है, तो कहाँ, वो तो उसमें शामिल हो गई, दृष्टि के विषय में आ गई फिर तो पर्याय। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आचार्य जैसेन अन्वय को गुण का और व्यतिरेक को पर्याय का लक्षण कहते हैं। उनके मूल शब्द इस प्रकार है, अन्वयिनो गुणा अथवा सहभुआ गुणा इति गुण लक्षणम, व्यतिरेकिनः पर्याया अथवा क्रम भुवा पर्याया इति पर्याय लक्षणम। इसका अर्थ है कि अन्वय गुण कहलाता है, पर्याय नहीं कहलाती है। और यदि परिणामों का अन्वय शामिल किया है तो फिर गुण आया है, पर्याय नहीं आई है। इसलिए अन्वय कहने से हम कह रहे हाँ, परिणामों का अन्वय, वो अन्वय आ गया तो गुण आगे, पर्याय नहीं आई इसमें से। तो ये एक उत्तर ये दिया। उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि अनुस्यूति से रचित प्रवाह गुण है, क्योंकि उसमें अन्वय देखा जा रहा है, अन्वय को गुण कहा जा रहा है, इसलिए वह गुण है, पर्याय नहीं है। काल का अन्वय अखंड प्रवाह वह गुण है, और काल की व्यतिरेक वह पर्याय है। इस प्रकार जब हमने नित्यता को शामिल किया है तो काल की अखंडता, इस प्रकार काल की अखंडता दृष्टि के विषय में आने पर भी पर्याय उसमें नहीं आती। फिर भी वर्तमान पर्याय की समस्या वैसे ही खड़ी रह जाती है कि वो वर्तमान पर्याय को तो बार बार ये कहा, हम कह रहे समग्रता देख रहे हैं, तो समग्रता देख रहे हैं तो वर्तमान की वृत्ति, वर्तमान का परिणाम, वो भी तो उसमें शामिल हो गया ना अन्वयपने में, वो तो अलग रहा नहीं। जब वो अलग नहीं रहा तो फिर लक्ष्य कौन करेगा, सबके सब उसी में शामिल हो गए, फिर कौन लक्ष्य कर रहा है। वो जो पीछे कहा था, भूतकाल की पर्यायें नष्ट होकर के पारिणामिक भाव रूप द्रव्य में समा गई, भविष्य की अभी द्रव्य में से निकली नहीं, इसलिए पारिणामिक भाव रूप से है। अब सिर्फ बात रह गई वर्तमान की। वर्तमान पर्याय यद्यपि व्यक्त है, प्रकट है, प्रकट होते हुए भी, प्रकट हुई तो भी क्या उसने अपनी अनुस्यूति छोड़ दी है क्या? अनुस्यूति छोड़ी क्या? वो वर्तमान प्रकट होते हुए भी अनुस्यूति से अलग नहीं हुई। अनुस्यूति से अलग यदि हो गई तो प्रकट भी नहीं हो सकती, खड़े ही नहीं हो ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। द्रव्य सत है, उसके अनंत गुण सत है, और एक एक समय की पर्याय सत है। बहुत प्रवचन सार में बार बार कहा, पर्याय एक समय की सत, पर्याय उसका अपना जन्म क्षण, वो अपने उस समय की सत। और क्रमबद्ध पर्याय में तो बहुत विस्तार से लिया इस बात को। वो इतनी दृढ़ता से सत है अपने समय में, उसको कोई हिला नहीं सकता। तीन लोक, तीन काल सब एक तरफ हो जाए तो उसको अपने वो समय में, स्व समय में सत है ना, उसको हिलाने की ताकत किसी में नहीं है। वो इतनी दृढ़ता से सत है अपने समय में। तो वो जो अपने समय में सत है, उसकी सत्ता किसके कारण से है? द्रव्य के कारण से है। अपने आप में सत होकर के दिखाते हैं, कोई किसी द्रव्य का आधार नहीं है, कोई द्रव्य का।
कोई गुण ऐसा होकर के दिखावे, कोई पर्याय ऐसा होकर के दिखाए। कोई गुण ये कहे मैं किसी द्रव्य का नहीं हूँ, कोई पर्याय ऐसा कहे कि मैं किसी द्रव्य की नहीं हूँ। उसमें जो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय को समझाते हुए न्याय दीपिका में उदाहरण दिया। अंगूठी लाओ ऐसा कहा जाए, अंगूठी लाना ऐसा कहा जाए तो कोई ना कोई धातु की लाओगे ना, सोने की होगी, चांदी की होगी, तांबे की होगी, लोहे की होगी, कोई ना कोई तो होगी। ऐसी अंगूठी लाओ, कोई धातु नहीं होना चाहिए, कैसे होगी? उल्टा देखा जाए, कोई धातु लाओ किसी भी अवस्था में नहीं हो, कोई भी प्रकार से, तो ये संभव नहीं है। तो पर्याय कोई आएगी तो किसी न किसी द्रव्य के आधार से ही आएगी। ऐसा कोई गुण आप देखोगे किसी गुण को तो किसी न किसी वस्तु, किसी न किसी द्रव्य में ही होगा, बिना उसके नहीं होगा। तो गुणों का और पर्यायों का अस्तित्व द्रव्य से है, तो इसलिए वो पर्याय स्वकाल का सत भी है, तो द्रव्य से जुड़ी है। ऐसे नहीं द्रव्य से अलग होकर के अपना स्वतंत्र अस्तित्व निकाल रही हो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब वह वर्तमान प्रकट हुई है लेकिन अनुस्यूत है, अनुस्यूति से अलग होकर के नहीं है। माला जपते हुए आप बराबर एक एक निर्विकल्पता से, एक एक उंगली निर्विकल्पता से इसलिए कह रहा हूँ, आँख बंद तो की है लेकिन आँख बंद करने के बाद भी ये विकल्प नहीं करना पड़ता है आपको कि एक गुड़िया क्या बोलते हैं उस मोती कहो, एक मोती हमने आगे खिसकाई तो अगला मोती आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल निश्चिंत है। क्यों निश्चिंत है? ये जाने के बाद दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। क्यों? वो अनुस्यूत है, वो एक एक मोती। और वो मोती हमारे हाथ में है। कोई ये नहीं कहता है कि मैं मोती जप रहा हूँ, क्या कहता है? माला जप रहा हूँ। कहाँ माला जप रहे? एक मोती तो है तुम्हारी उंगली पर कि नहीं? मोती नहीं है, वो माला है। क्यों माला है? वो वही मोती धागा हटा करके देखो क्या रह जाएगा? मोती रहेगा। और वह मोती माला इसलिए है क्योंकि अनुस्यूत है। वो सूत का मतलब ही पिरोया हुआ होता है, वो उसमें जैसे धागा पिरोया गया है इसलिए वह माला है। वो बराबर जैसे जुड़ा हुआ है, प्रवाह में शामिल है, निरंतर है, तब वह माला कहलाती है। तब भी गिनते हुए, माला गिनते हुए भी एक समय में आप एक मोती ही गिनते हो। माला फेर रहे हो फिर भी आप एक समय में एक मोती ही गिनते हो। वह मोती उस समय प्रगटता की अपेक्षा से मोती है और चूंकि अनुस्यूत है इसलिए माला है। तो दोनों स्थितियां हैं उसकी। वह उस समय में अनुस्यूत है इसलिए माला है और एक मोती आपके हाथ में इसलिए मोती भी है। मोती को मोती की तरफ से देखोगे तो मोती है और माला की तरफ से देखोगे, अनुस्यूति की तरफ से देखोगे तो माला है। जब हम एक एक गिनते जा रहे हैं, उंगलियों पर मोती आता जाता है, हम 108 माला जपना है इसलिए बराबर जपते जाते हैं। वो मोती सभी ये कहे कि इसे 108 गिनती करनी है तो एक एक मोती जाने चाहिए, तब तो 108 की गिनती होगी। वो सब मोती ये कहे कि हम तो माला है, मोती नहीं है, नहीं जाएंगे कोई, क्योंकि उसे मोती चाहिए एक एक गिनने के लिए। हम तो माला है, मोती कहाँ है? नहीं है, माला है। तो यदि वह सब के सब माला बन कर के बैठ जाएंगे तो फिर वो जो माला का उद्देश्य उसको जाप करने में गिनती का है वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो वर्तमान जो उंगली पर आ रही है उसे आना पड़ेगा, व्यक्त होना पड़ेगा। और व्यक्त होते हुए अनुस्यूत में रहकर व्यक्त होना पड़ेगा। यदि अनुस्यूत में न रहे
तो फिर माला नहीं हो पाएगी। वो तो 108 का फिर टूट गई माला, फिर गिनती नहीं हो पाएगी। एक ही माला, एक ही मोती बन करके रह जाएगी। वह मोती को व्यक्त भी होना पड़ेगा और अनुस्यूत भी रहना पड़ेगा, तब वो काम चलेगा। ऐसा ही वर्तमान पर्याय की स्थिति है, वह प्रगटता की अपेक्षा से व्यक्त है, व्यक्तता की अपेक्षा से प्रकट है, और इसलिए उसमें शामिल नहीं है। वह श्रद्धान करने का, जानने का, लीनता का जो उसका कार्य है वो प्रकट होकर के कर रही है, लेकिन फिर भी अनुस्यूति का अंश है। ऐसा नहीं कि अनुस्यूति से अलग हो गई वो। आपके जैसे क्रमबद्ध पर्याय में जितने उदाहरण दिए, चैन जो चलती है, कोई भी चैन चले, वो चैन चलते हुए वो साइकिल के उसमें कहीं भी बेरिंग जितने भी लगे रहते हैं ना, वो उसमें एक गाते में वो चैन आती जाती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं। अब वहाँ जो चैन आई है वो पूरे का हिस्सा है कि अलग है उससे? पूरे का हिस्सा है तो पूरा एक साथ आना चाहिए ना, पूरा एक साथ नहीं आता है, एक आएगा तो चैन चलती रहेगी। वो चैन आकर के अपना काम करती है, वो उस समय वहाँ आई है तो उनसे अलग भी है, और अखंड चैन है तो उससे जुड़ी हुई भी है। वो उसकी वर्तमान जो सामने आता है उसके दो समझ लो हिस्से हैं, एक व्यक्तता वाला और एक उसके साथ जुड़ा हुआ। उसी को कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं। वो निरंतर प्रवाहित है, वो निरंतर चल रहा है, वो है। अब बस उसमें से व्यक्तता का कार्य है कि वो अपने समय व्यक्त होकर कार्य करती है, फिर द्रव्य रूप हो जाती है। जैसे कभी कभी अगर आप खेल में ऐसा बनाए, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हाथ पकड़ करके मानव श्रृंखला जैसे आजकल संसद में बना रहे ना सभी सांसद लोग, अब बच्चे खेलने में ऐसी बनाई है, और उसमें से एक एक को खड़ा होना है और बैठना, एक एक को खड़ा होना और बैठना है, हाथ नहीं छूटना चाहिए। अब वो जो एक खड़ा हुआ वो उस मानव श्रृंखला का, उस आपके उस चैन का पूरा हिस्सा है कि नहीं है? नहीं, अभी ये खड़ा हो गया तो हिस्सा नहीं है, लेकिन बराबर जुड़ा हुआ है ना। तो जुड़ा हुआ भी है और वर्तमान में एक एक खड़ा होता जा रहा है, खड़ा होकर के अपना जो भी उसको कार्य दिया वो अपना कार्य करता जा रहा है, लेकिन वह बराबर उससे जुड़ा हुआ है। जुड़ा नहीं रहे तो वो श्रृंखला नहीं कहलाएगी। ऐसे एक एक पर्याय जो प्रति समय व्यक्त हो रही है, व्यक्त होकर के अपना कार्य कर रही है और अनुस्यूति से अलग नहीं हो रही है। अनुस्यूति से अलग हो जाए तो वह काल की अखंडता टूट जाए। तो वर्तमान पर्याय इस प्रकार से व्यक्त होकर, इसलिए जो अव्यक्त वाला बोल लिया 49वीं गाथा में, वहाँ भी बहुत अव्यक्त वाले व्यक्तता से उसकी भिन्नता, व्यक्तता अव्यक्तता को स्पर्श नहीं करती, और यहाँ कह रहे हैं कि वो स्पर्श करते हुए ही तो अभेद हो रही उसके साथ में, तो लक्ष्य कर रही, विषय कर रही, इसकी अपेक्षा से अनुस्यूति नहीं टूटती है। अनुस्यूति पर ध्यान देंगे, नित्यता पर ध्यान देंगे तो काल की अखंडता बराबर है और प्रति समय की प्रकट। प्रदेशों में और गुणों में ये समस्या नहीं है, क्योंकि प्रदेश और गुण सभी एक साथ है ना, और उन्हें कुछ करना नहीं है। काम तो सब पर्याय को करना है, परिणाम को करना है प्रति समय के। इसलिए वह व्यक्त होकर के द्रव्य का आश्रय करती, लक्ष्य करती है, और चूंकि व्यक्त रूप है, क्षणिक है, इसलिए उसका लक्ष्य नहीं किया जा सकता, ये व्यक्तता क्षणिकता की अपेक्षा से। तो इस दृष्टि से वह वर्तमान की व्यक्त होकर भिन्न रह करके भी अखंडता को नहीं टूटने देती है, प्रवाह की निरंतरता को नहीं टूटने देती है। इसलिए प्रवाह निरंतर बना रहता है बराबर, और उसकी अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से द्रव्य अखंड रहता है। अब इसी को यहाँ पुनः स्पष्ट किया हुआ है, इसे सिर्फ पढ़ते हैं अब अपन 85 पेज पर ऊपर से। उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि अनुस्यूति से रचित प्रवाह गुण है, पर्याय नहीं। काल का अन्वय गुण है, काल का व्यतिरेक पर्याय है। इस प्रकार काल की अखंडता दृष्टि के विषय में आने पर भी पर्याय उसमें नहीं आती। गुण, प्रदेश, पर्याय क्रमशः भाव, क्षेत्र और काल के वाचक हैं। इसमें अपन ने गुण शब्दों का प्रयोग तो नहीं किया हुआ है, जो
अच्छा हाँ, इसमें लिया ना, स्वद्रव्य पूर्ण वस्तु है, स्वक्षेत्र ये प्रदेश है, स्वकाल वो पर्याय है, और स्वभावी गुण है। तो ये इस अपेक्षा से भाव क्षेत्र काल के वाचक हो गए वे। सामान्य और विशेष द्रव्य के भेद है स्वद्रव्य में, एक अनेक सबसे नीचे भाव के भेद हैं, अभेद और भेद क्षेत्र के भेद है, और नित्य अनित्य काल के भेद हैं। इनमें द्रव्य दृष्टि का विषय सामान्य, एक, अभेद एवं नित्य द्रव्य बनता है। ये बीच में द्रव्यार्थिक नहीं लिखा हुआ है ना, उसके नीचे सामान्य, अभेद, नित्य, एक, ये द्रव्य जिसको 2 नंबर लिखा हुआ है, इसमें दृष्टि का विषय सामान्य, एक, अभेद एवं नित्य द्रव्य बनता है। अब पर्याय दृष्टि का विषय, ये पर्यायार्थिक नहीं वाला, विशेष, अनेक, भेद एवं अनित्य, विशेष, भेद, अनित्य और अनेक, ये जो पर्याय बनती है इन सबको पर्याय कहा जाता है। पर्याय दृष्टि का विषय बनने के कारण विशेष, भेद, अनित्यता और अनेक, ये जो है इन सब को, इनका नाम क्या है, इन सब को अनित्य पर्याय कहा जाता है। और द्रव्य दृष्टि का विषय बनने के कारण सामान्य, अभेद, नित्य, एक, इसको द्रव्य कहा जाता है। यही द्रव्य दृष्टि का विषय बनता है। इसी के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है। इस द्रव्य में माने ये जो पूरा लिखा हुआ है पूरे वस्तु स्वरूप है, लेकिन ये पूरा वस्तु स्वरूप अनेकांतात्मक ज्ञान का विषय बनता है। इसको प्रमाण भी कहा जाता है। प्रमाण का पूरी वस्तु प्रमाण की विषय बनती है, लेकिन प्रमाण के लक्ष्य से, आश्रय से सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती। इसमें से जो द्रव्यार्थिक का विषय है वो इसी से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की इस द्रव्य में सामान्य के रूप में द्रव्य, एक के रूप में अनंत गुणों का अखंड पिंड। अब समझाने में दिक्कत ये है, वो जो एक है ना, उसमें लगता है एक कहते ही बिल्कुल खाली हो गया, कुछ नहीं बचा, निस्सा निराश्रय, बिल्कुल ऐसा बेचारा अनाथ, कोई है नहीं उसका। वो इसलिए उसको वास्तव में महिमावाचक शब्द ही है, भेद परक नहीं है। अनंत गुणात्मक अखंड एक ऐसा कहना पड़ता है उसे। और अभेद लेते हैं जब असंख्य प्रदेशों का अखंड पिंड, और ऐसे ही नित्य के रूप में अनंतानंत पर्यायों का सामान्य अंश। अब वो फिर पर्याय कहते ही लगता है पर्याय शामिल कर ली, अब पर्याय शामिल नहीं की है, वो पर्यायों में जो अनुस्यूति द्रव्य की है वो सामान्य अंश कह करके वो वृत्ति का अनुस्यूति से रचित प्रवाह शामिल होता है। इस प्रकार दृष्टि के विषय में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अखंडता, एकता विद्यमान रहती है। ये ऐसा ही समग्र वस्तु का स्वरूप स्वचतुष्टयात्मक। इसलिए जो पुनः श्रीमद् जी का वाक्य अनेकांतात्मक वस्तु, ये समग्र पूरी नित्यानित्यात्मक, भेदा भेदात्मक, एकानेकात्मक, किस लिए समझना, ये समझ करके हमारा निज पद ये है, सम्यक एकांत से निज पद की प्राप्ति। तो द्रव्यार्थिक का जो विषय है ये मैं हूँ, इसमें हम स्थापित होना चाहिए। यदि ये इसमें से छांट लिया और इसमें हम स्थापित हो गया तो इस सब के समझने की सार्थकता है, इसके लिए प्रयोजनभूत है। और ये प्राप्त नहीं हुआ तो ये सब समझ करके भी हमारा प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए दृष्टि का विषय इसमें से निकालने का हम बराबर प्रयास करें। थोड़ा सा अंश अभी रह गया प्रश्नोत्तर इसके संदर्भ में, इसकी चर्चा पूरी करके रात्रि के समय में सात्विक गाथा की चर्चा पूरी होगी। आप अपने प्रश्न जो अभी इसमें स्पष्ट बात रहेगी, समझ में नहीं आई हो, तो आप बना ले, रात्रि के समय आप देंगे तो उनके साथ में स्पष्टीकरण करते हुए ये प्रकरण अपन पूरा करेंगे। 1-2 मिनट और। क्या नाम था? जितेंद्र जैन, शास्त्री प्रथम वर्ष, जितेंद्र जैन, अमरमऊ, रत्नकरण सावकाचार। 50 श्लोक तक इन्होंने